ऑन लूप। मैं हूँ रोहा नदीम और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज हुई उसके बारे में, उसका एक रिव्यू करेंगे। और उसके बाद जो वनडे सीरीज हुई है उसके बारे में बात करेंगे, क्या अप्स एंड डाउन्स थे पाकिस्तान के लिए और क्या अभी आगे का जो ओडीआई ईयर पड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है अब ओडीआई फॉर्मेट इन दिस ईयर बिकॉज देयर इज अ वर्ल्ड कप कमिंग अप. So we will talk about Pakistan's overall ODI approach, changes, all of that road leading, of course, to the World Cup. और उसके बाद हम बात करेंगे बाबर आजम के बारे में, of course, our captain. क्या changes अभी in store हैं या हो सकती हैं for the captain of all formats of Pakistan. So we will talk about, of course, all these important things. We have Mazhar Arshad with us. Hi Mazhar, thank you so much again for joining us. और आपके साथ थोड़ी नंबर्स बेस्ड डिस्कशन भी करेंगे, ओवरऑल भी बात करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द टू मैच test series we just played against New Zealand. Not much to celebrate there for Pakistan fans, as we discussed before the series started कि ये सीजन हमारे लिए कुछ इतना खास नहीं गया at home. एंड ये भी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि ये एक फेलियर है. अगर आप कैप्टनसी की बात करें, ओवरऑल सेटअप के बारे में बात करें, दिस इज अ बिग रेड फ्लैग राइट नाउ. आप किस तरह देखते हैं इस टेस्ट सीजन को जो कि अभी खत्म हुआ है विदाउट अ विन फॉर पाकिस्तान? देखिए रोहा, आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री का जो है ये सबसे खराब होम सीजन था. क्योंकि ये एक, आप जितनी भी आपकी खराब परफॉर्मेंस हो, आप पूरे साल में जो है वो 3 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, 3 इंग्लैंड के साथ और फिर उस सीजन में 2 न्यूजीलैंड के साथ, और आप अगर एक भी मैच नहीं जीत रहे तो आई थिंक इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन. और उसको ज़्यादा जो आई थिंक उसमें जो रीज़न थी वो आपकी बॉलिंग थी, खासतौर पे फास्ट बॉलिंग के. आपके पास जो बैकअप रिसोर्सेज हैं, जब आपके जो बेस्ट बॉलर्स हैं अगर वो इंजर्ड हो जाए, जिस तरह शाहीन है या नसीम कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो आपके पास बैकअप के ऊपर कुछ भी नहीं है. अब ये फर्स्ट क्लास का जो है आपका जो सिस्टम है, थोड़ा सा उसका भी कसूर है, थोड़ा सा प्लेयर्स का इंटरेस्ट नहीं है. बट आई थिंक कि शायद जो है वो टेस्ट क्रिकेट जिस तरह नीचे जाती जा रही है पूरी दुनिया में कई जगहों के ऊपर परफॉर्मेंस वाइज, तो शायद पाकिस्तान का भी ये वो एक उसी तरह का सीजन था. तो आई थिंक जितना भी कहा जाए कि मायूसी हुई है वो आई थिंक कम होगा. एक बड़ा गोल्डन चांस था पाकिस्तान के पास इस होम सीजन में मैचेस जीत के चैंपियनशिप का फाइनल खेलते, लेकिन पाकिस्तान उसके पास भी नहीं जा सका. तो आई थिंक काफी जो है वो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की टेस्ट टीम की. बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस we need to discuss कि what went wrong, and of course हम उसके बारे में बात करेंगे आज के एपिसोड में. But for a moment let's talk about one positive that came out of the test series. Sarfaraz Ahmed का comeback, so many people were rooting for him over the last 4 years और finally उनके पास वो मौका आया. 335 runs he made in 4 innings in this series. So for him this must have been a very very special moment. आप किस तरह से देखते हैं सरफराज अहमद के कमबैक को, of course in the context of everything else that has been going in the team over the last many years? देखिए, सरफराज अहमद की जो बैटिंग क्रेडेंशियल्स है उनके ऊपर तो किसी को भी कभी भी किसी को डाउट नहीं रहा, स्पेशली जब आप सब कॉन्टिनेंट के अंदर खेल रहे हो, जहाँ पे वो जिस तरीके से और इस सीरीज में भी जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, ना सिर्फ उन्होंने रन्स किए हैं, मुश्किल सिचुएशंस में उन्होंने ओपोनेंट्स के ऊपर अटैक किया, रन्स किए. और ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, आज से पहले पाकिस्तान के किसी भी कीपर बैट्समैन ने 3 मैच या उससे कम मैचेस की सीरीज में इतने ज्यादा रन्स कभी नहीं किए थे. तो आई थिंक 3-4 साल से वो टीम से बाहर थे, उन्होंने मेहनत जो है की और उनको अपॉर्चुनिटी मिली. और अब इंटरेस्टिंगली आगे भी जो 2 सीरीज हैं पाकिस्तान की, श्रीलंका में है एक और एक ऑस्ट्रेलिया में, ये 2 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे सरफराज का बैटिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. श्रीलंका में उनकी एक सेंचुरी भी है और लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया गया था, आई मीन सरफराज जब थे टीम का हिस्सा थे 2016-17 में, तो उसमें उन्होंने रन्स किए थे वहां पे. तो अब हो सकता है कि शायद पाकिस्तान ये सोचे कि यार कि सरफराज जो है हमने उनको भी अब रेगुलरली जो है वो खिलाना है. जहां तक बात है रिजवान की, फिर हो सकता है कि पाकिस्तान इस पॉसिबिलिटी की तरफ भी जाए कि आप रिजवान को एज ए कीपर खिला लें और सरफराज को एज ए बैट्समैन खिलाएं. तो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि दोनों को आप कैसे जो है वो प्लेइंग 11 में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का जो बैटिंग ऑर्डर है वो 5-6 के ऊपर है और ऊपर नहीं आ सकते, आई मीन और आना भी नहीं चाहिए.
तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए एक आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड एक जरा डिफिकल्ट डिसीजन होगा, बट आई थिंक सरफराज की बैटिंग की जो है वो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बिल्कुल, और बैटिंग की तो उनकी बहुत तारीफ हो रही है। यू नो, वी सीन के जिस पोजीशन पे वो आए थे खेलने, इट वाज नॉट एन इजी टास्क, और उन्होंने अपना 100% दिया, एंड यू नो एक बहुत ग्लोरियस उनके लिए मोमेंट था। सो बैटिंग वाइज, सो वी ऑल रिस्पेक्ट द फैक्ट ही हैज बीन प्रीटी ग्रेट इन दिस सीरीज एटलीस्ट। लेकिन मजर ऑन द फ्लिप साइड, उनकी कीपिंग जो है उसमें काफी ड्रॉबैक्स नजर आए। आपने खुद भी इसके बारे में बात की हुई है, और लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि क्या सरफराज एज अ कीपर, क्या उनकी जगह बनती है। यही आपने भी बात की ना कि अब रिजवान और सरफराज दोनों को खिलाना इन द 11 थोड़ा मुश्किल है, टू स्क्वीज बोथ ऑफ देम इन। बट आपकी नजर में व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सरफराज अहमद एज अ कीपर, राइट? बिकॉज अगर वो हमारे 11 का हिस्सा होते हैं, रन्स उनकी तरफ से नो डाउट आ रहे हैं, बट एक तरफ से उनके काफी चांसेस उन्होंने जो है वो मिस भी किए हैं। डू यू थिंक कि ये उनके फेवर में, ये जो वेइंग है ऑफ प्रोज एंड कॉन्स उनके फेवर में होगी इन द फ्यूचर? देखिए रोहा, मैं हमेशा इस चीज पे मेरा बिलीफ रहा है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर, मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, कि आपका बेस्ट जो कीपर है उसको खेलना चाहिए, जिसका ग्लव वर्क जो है वो बेस्ट हो। सरफराज से कुछ चांसेस जरूर जो है मिस हुए हैं। आई थिंक 6 चांसेस जो हैं, 3 स्टंपिंग्स और 3 कैचेस जो है उनसे मिस हुए थे इस न्यूजीलैंड सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस में। बट ये कहना भी जो है गलत है कि सरफराज, आई मीन कई लोग शायद ये समझ रहे हैं कि शायद सरफराज शुरू से ही इस तरह की कीपिंग करते रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरफराज जब ड्रॉप हुए थे 2019 में, उससे पहले अगर आप एक साल देखें तो उसमें सरफराज की जो कैच सक्सेस परसेंटेज थी एज ए विकेट कीपर वो 90% से ज्यादा थी, और रिजवान की भी तकरीबन इसी के करीब है। और उन्होंने एक मैच में 10 डिसमिसल्स लेके जो है वो एक रिकॉर्ड भी बनाया था। तो वो कीपर बुरे नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली जब आप किसी को 4 साल के बाद लेकर आ रहे हैं टीम में, और अब उनकी एज 36 होने वाली है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी 36 ईयर्स की एज में जाके किसी भी विकेट कीपर ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। तो एक फिजिकली डिमांडिंग जॉब है। श्रीलंका में आप जाएंगे, वहां पे गर्मी होगी, ज्यादा स्पिनर्स के ओवर्स होंगे, ज्यादा मुश्किल जॉब होगी। तो आई स्टिल थिंक कि आपका जो बेस्ट कीपर है उसी को खेलना चाहिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। वनडे क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट में आप चांस ले सकते हैं। तो यहाँ तो सरफराज अगर तो अपनी कीपिंग इंप्रूव कर लेते हैं अगले 2-4 महीनों में, जो कि अब टेस्ट क्रिकेट नहीं है, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि कैसे पॉसिबल होगा। तो आई थिंक कि अगर आप के पास 2 ऑप्शन हो, एक ऐसा बैट्समैन है जो कि अच्छा कीपर है लेकिन उसकी बैटिंग थोड़ी वीक है, तो आप फिर भी उसी को जो है वो लेके जाते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई फंबल हो जाए तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। जिस तरह विलियमसन जो है वो 15-20 के ऊपर उनकी स्टंपिंग मिस हुई, उन्होंने डबल सेंचुरी कर दी। तो आई थिंक कि आपका जो बेस्ट कीपर है टेस्ट क्रिकेट में उसी को खेलना चाहिए। बट अब जिस तरह सरफराज ने रन इतने ज्यादा कर दिए हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान सोचेगा कि श्रीलंका में जहाँ पे के थोड़ा बॉल टर्न होता है और स्पिनर्स बहुत ज्यादा ओवर्स करते हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान सरफराज को एज ए स्पेशलिस्ट कीपर, एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला ले, और रिजवान को जो है वो स्पेशलिस्ट कीपर खिला ले। राइट। अच्छा मजर, अभी आगे जो सीरीज आ रही है श्रीलंका के अगेंस्ट, और पूरा जो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगला साइकिल है, पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर क्या चेंजेस आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है? Because you know, going forward, we need to make some big changes. We have not had the best season at home, like we talked about. So, what do you think is in store for Pakistan's test team in this next cycle of the championship? देखें रोहा, सबसे पहले तो आई थिंक कि पाकिस्तान को अपनी सिलेक्शंस और अपना जो बैटिंग ऑर्डर है ना उसके बारे में थोड़ा सोचना होगा। और पाकिस्तान ने जो सिलेक्शंस की हैं वो काफी सरप्राइजिंग थी सीजन के अंदर, कि आपकी टीम के जो बैट्समैन हैं वो 700-800 रन कर रहे हैं एक मैच के अंदर, और आप अगले मैच में जाते हैं तो आप एक और बैट्समैन डाल के बॉलर को ड्रॉप कर देते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपने अगर मैच जीतना है, आपको 20 विकेट्स चाहिए। आप टेस्ट मैच जो है पूरे मैच में 400-500 रन करके भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप 20 विकेट्स नहीं ले रहे, आप मैच नहीं जीत सकते। तो एक तो पाकिस्तान को इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना होगा कि हमारी बैटिंग अच्छी नहीं है, हमारी बैटिंग कोलैप्स हो जाएगी। आपकी टीम हर मैच में जो है वो 300-400 रन कर रही है एक इनिंग्स के अंदर, चेस करते हुए 300 रन कर रही है। वो तो चेस इस वजह से नहीं हो रहे कि टारगेट्स ही इतने बड़े हैं। आप नॉर्मली नहीं देखते कि हर टीम जो है वो 300 रन का टारगेट जो है वो चेज कर ले। तो वो आपको बैटिंग इस वजह से बुरी लग रही है कि आपके बॉलर्स इतने ज्यादा रन कंसीड कर देते हैं कि जब 350 का टारगेट आता है तो आप समझते हैं कि आपकी बैटिंग जो है वो फेल हो गई है। वो आपकी बॉलिंग का फेलियर है कि अपने बैट्समैन को 350 का टारगेट दे रही है। तो एक तो ये आई थिंक पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग के साथ जाना चाहिए। बैटिंग ऑर्डर में
आई थिंक कि अगर शान मसूद को आपने खिलाना है, आप उनको नंबर 3 के ऊपर ज़ाया कर रहे हैं, उनको ओपन ही करना चाहिए। यहाँ पे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स करते हैं, यहाँ पे वो काउंटी चैंपियनशिप में रन्स करते हैं, वो ओपनर हैं, आप उनको ओपनर खिलाएं। आप अब्दुल्ला शफीक के ऊपर चांस ले सकते हैं कि आप उनको नंबर 3 पे कर दें, इमाम के साथ आप शान को ओपन करवाएं। फिर उसके बाद जो है बाबर आजम है आपके पास, अब साउथ शकील की फॉर्म में आपको एक इतना बैट्समैन मिल गया है। तो आई थिंक एक तो ये बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना है, और जो सिलेक्शंस हैं उसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। आप किसी स्पिनर को खिलाते हैं तो उसको आप 1-2 मैचेस के बाद ड्रॉप ना करें। स्पिनर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में 30-35 के एवरेज के ऊपर ही खेल रहे होते हैं, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हर कोई जो है वो यासिर शाह की तरह उस तरीके से आउट करके दे जिस तरह वो यूएई में करते थे। वो पाकिस्तान की पिचेस पे पॉसिबल नहीं है। इवन श्रीलंका में चलें ठीक है, आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो ये आई थिंक थोड़ा सा जो है पाकिस्तान को अपनी सिलेक्शंस को जो है वो देखना होगा, क्योंकि आगे जो आपका साइकिल है वो थोड़ा मुश्किल है। आपने अवे सीरीज जो है वो श्रीलंका में खेलनी है, आपने ऑस्ट्रेलिया में खेलनी है, आपने साउथ अफ्रीका में खेलनी है, और होम सीरीज आपकी इंग्लैंड, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के साथ है। So more shuffling is to be expected, you know, right? अभी काफी options है, लेकिन वो एक perfect 11 जो है वो establish नहीं हो पा रहा, roles establish नहीं हो पा रहे। We have a number of options. ये भी काफी देर बाद हुआ है कि हमारे पास options इतने हैं कि अब हमारे पास एक order जो है वो establish नहीं हो पा रहा। So a big task ahead for Babar Azam and for the management. मज़र अब बात करते हैं ODI सीरीज की। 2-1 से पाकिस्तान जो है वो हारा ये सीरीज, and शुरुआत अच्छी हुई थी, and we have had a good run in ODI format, even though हमने इतने ODIs नहीं खेले last year, maybe इस year maybe, लेकिन फिर भी we have not been poor in this format. But अब जाके क्योंकि अब जाहिर है हमारे टेस्ट सीरीज के बाद भी एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम हुआ हुआ था, and then of course वही बात आ गई कि हमारे बेस्ट रिसोर्सेज है नहीं इंजरी के वजह से या और भी जो भी वजूहात है। How do you see this ODI series, wrapped up, looking back? कौन आपकी नजर में जो है वो इसके ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस थे? Of course, नसीम शाह is definitely one of them, I suppose. But overall अगर हम बात करें तो क्या पॉजिटिव्स थे पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, पाकिस्तान की जो ओडीआई परफॉर्मेंस है वो तो पिछले काफी सालों से जो है ठीक जा रही है। अगर आप उसको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी देखें तो सिंस वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने 23 मैचेस खेले हैं, और अगर आप पाकिस्तान की विन परसेंटेज देखें पूरी दुनिया में तो इट इज सेकंड हाईएस्ट आफ्टर न्यूजीलैंड। और ये भी जो भी आप 2 ओडीएस हारे हैं दैट वाज आफ्टर विनिंग 9 ओडीएस इन अ रो। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है, साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज जो है वो जीती थी। ठीक, आप कह सकते हैं कि कुछ जो थी वो वीक टीम्स थी, बट अगेन आपकी सेकंड हाईएस्ट विन परसेंटेज है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि हम क्योंकि वीक टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं कुछ मैचेस तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। आपकी ओडीआई परफॉर्मेंस पाकिस्तान की आई थिंक बिल्कुल ठीक जा रही है। आप अगर इस सीरीज में भी देखें तो जो आखिरी जो सीरीज डिसाइडर था, पाकिस्तान क्लोज मैच हारा है। ऐसा नहीं है कि कोई कन्विंसिंगली न्यूजीलैंड जो कि नंबर 1 टीम है ओडीआई क्रिकेट में, उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। और पाकिस्तान के 4 जो मेजर प्लेयर्स हैं वो मिसिंग थे। शाहीन नहीं थे आखिरी मैच में, नसीम शाह नहीं थे, शादाब खान नहीं थे, और इमामुल हक भी नहीं थे। तो अगर आपकी टीम अपने 4 मेजर प्लेयर्स के साथ नहीं खेल रही और फिर भी वो एक टफ टाइम दे रही है दुनिया की बेस्ट टीम को, तो आप ये नहीं कह सकते कि खराब परफॉर्मेंस है। और थोड़ा सा एग्जैजरेट किया जाता है। हम लोग जो रिसेंट बायस होती है ना उसमें बस रहते हैं कि जो लास्ट परफॉर्मेंस है सिर्फ उसी को याद रखते हैं, पीछे वाली सारी परफॉर्मेंसेस को भूल जाते हैं। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के जितने भी कैप्टन हैं वो फिर आपका हर मैच जो है वो फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलना चाहते हैं। आपके फास्ट बॉलर्स को रेस्ट नहीं करवाया जाता इसी वजह से कि अगर आप एक भी सीरीज हार जाएं तो फिर ये जो रिएक्शंस आती हैं कि कैप्टन को चेंज कर दो, फलान को चेंज कर दो, ये जो है वो आई थिंक बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग चीज है। पाकिस्तान को खासतौर पे जो पाकिस्तान का मीडिया है, जो फैंस हैं, इन सब लोगों को थोड़ा सा अपनी याददाश्त के ऊपर भी जो है थोड़ा सा काम करना चाहिए कि भाई आप पिछले 4 सालों में सिंस द वर्ल्ड कप दुनिया की सेकंड बेस्ट टीम है। तो अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो एक लिमिट में रह के करें, जो पॉजिटिव्स हैं आप उनको भी देखें। अब एक और क्रिटिसिज्म आया है सामने बाबर आजम के मुतालिक। चाहे वो जो मर्जी कर लें, वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन अक्रॉस फॉर्मेट्स बन जाए, लेकिन एज यू सेड कि पीपल फाइंड फॉल्ट्स वेयर दे just need to find faults, और अब उनकी स्पिन को खेलने की जो स्किल है उसके ऊपर भी बात हो रही है, because he got out the spinners in this ODI series. What is your comment on that? Do you think ये एक fair critique है उनके ऊपर? Does he really need to work on playing spin? आई थिंक बिल्कुल ही अनफेयर क्रिटिसिज्म है। ठीक है, वो 3 मैचेस में स्टंप आउट हो गए स्पिनर्स के ऊपर, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है। बाबर आजम की जो ओडीआई पीक है वो स्टार्ट हुई थी 2019 के वर्ल्ड कप के आसपास, और अगर आप पिछले 4 सालों में
दुनिया के तमाम बैट्समैन को देख लें तो किसी की भी स्पिन के अगेंस्ट जो एवरेज है वो बाबर आजम से बेहतर नहीं है। दुनिया में बेस्ट एवरेज है अगेंस्ट स्पिन बाबर आजम की, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो 3 मैचेस में आउट हो गए स्पिनर्स के ऊपर, और उसमें भी रन करके आउट हुए हैं, मतलब कि ये नहीं है कि हर इनिंग्स में वो जो है वो जल्दी आउट हो गए। तो हम लोग जो मैंने पहले बात की थी कि रीसेंट बायस बहुत ज्यादा होती है हमारी, जो जजमेंट जो हम प्लेयर्स को या टीम को जज करते हैं वो लास्ट डे या लास्ट वीक की परफॉर्मेंस के ऊपर करते हैं। उससे पहले प्लेयर ने जितना मर्जी अचीव किया हो, टीम ने जितना मर्जी अचीव किया हो, जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 4 साल में सिंस वर्ल्ड कप पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट विन परसेंटेज है इन द वर्ल्ड, लोग उसको भूल गए हैं। अब लोग सिर्फ इस सीरीज को याद रखेंगे। बाबर आजम ने इतनी जो सेंचुरीज की हैं वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है ओडीआई क्रिकेट में, उनका सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है ये, तकरीबन 60 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट उनका के पास चला गया पिछले 2 सालों में, 2-3 में, और फिर भी लोग ये बातें कर रहे हैं कि जो उनको स्पिन नहीं खेलनी आती, तो बस फिर इसके ऊपर जो है वो क्या ही बात की जा सकती है। लेकिन अब क्योंकि इतना सेंसिटिव टाइम चल रहा है फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑफ कोर्स एक नई मैनेजमेंट कमेटी आई है और सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, अभी इंटरिम खत्म हुई है, अगले माह जो है वो सकलैन मुश्ताक का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू सेटअप ऑल टुगेदर। कैप्टेंसी की चेंज होने की भी बातें जो है वो फ्लोट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी चेंज लाया जाएगा। डू यू थिंक कि इतनी सारी चेंजेस में कहीं ना कहीं हमारा जो वर्ल्ड कप का प्लान है उसमें भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, एक ओवरहॉल आएगा, नए प्लेयर्स शामिल होंगे, जैसा भी हमने देखा हारिस सुहेल वापस आए हैं एंड ऑफ कोर्स शान मसूद वाज मेड द वाइस कैप्टन। ये एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम है ओवरऑल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, इसका इफेक्ट जरूर आएगा हमारे वर्ल्ड कप के प्लान्स के ऊपर भी। देखिए बिल्कुल आ सकता है अगर आप चेंजेस कर देंगे, और फिर जो चेंजेस होंगी उसकी भी क्या गारंटी है कि वो वर्ल्ड कप तक रहेंगी। आप आज अगर कोई नया सेटअप ले आए तो आप क्या इस चीज की श्योरिटी दे सकते हैं कि वर्ल्ड कप तक वही सेटअप रहेगा? तो आई थिंक थोड़ा सा जो है वो कंसिस्टेंसी आपकी सब चीजों में आनी चाहिए। ओडीआई क्रिकेट जैसे मैंने आपकी बात की कि आपकी परफॉर्मेंसेस ठीक है, आप एक सीरीज की बेस के ऊपर किसी को कैप्टन चेंज नहीं कर सकते। टेस्ट क्रिकेट में चैलेंज है, बट अगेन टेस्ट क्रिकेट में आपके पास ऑप्शन क्या है, आप किसी प्लेयर को डेवलप ही नहीं होने देते। जो प्लेयर जिसकी 1-2 बुरी सीरीज जाती हैं वो आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। अगर शान मसूद आज से 2-3 साल पहले ना ड्रॉप होते, वो कंसिस्टेंटली खेलते, उन्होंने रन्स किए होते, तो आज शायद वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते कैप्टनसी के लिए। लेकिन अभी तो नहीं है, अभी तो उनकी टीम में जो जगह वही नहीं समझ आ रही कि आपने उनको 3 पे खिलाना है, ओपन करवाना है, कहाँ पे खेलेंगे। तो टेस्ट क्रिकेट में तो आई डोंट थिंक के चेंज बनती है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ओडीआई क्रिकेट में आपकी परफॉर्मेंसेस ठीक हैं, बहुत अनफेयर होगा कि आप किसी को एक फॉर्मेट, एक सीरीज की बेस के ऊपर जो है वो उसकी कैप्टनसी लें या चेंजेस ले आए। जो चेंज इस टाइम बनती है वो टी20 क्रिकेट है, क्योंकि टी20 क्रिकेट में आपके पास अभी 1.5 साल है फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो कि वेस्ट इंडीज में है। आप उसकी तैयारी अगर आपने अभी से शुरू करनी है, उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। आपके टी20 टीम एस्टैब्लिश्ड है, उसमें शाहीन जो है आप देखेंगे वो अच्छा खेल रहे हैं, लाहौर के लिए भी अच्छा खेल रहे हैं। शादाब खान जो है एक अच्छी ऑप्शन है। और फिर हम ये कह सकते हैं कि जो करंट सेटअप था आपका टी20 क्रिकेट में, उन्होंने उस तरीके से रिजल्ट्स डिलीवर नहीं किए जो कि करना चाहिए थे। इंग्लैंड से आप सीरीज हार गए, एशिया कप फाइनल हार गए, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, फाइनल हारे, तो उसमें एक चेंज बनती है। बट टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में आई डोंट थिंक कि आपको इस स्टेज के ऊपर जो है कोई ज्यादा चेंज करने की जरूरत है। Thank you so much, Mazhar, for joining us again for this episode of Cricket on Loop. आप सबका बहुत शुक्रिया for watching. We will catch you in the next one.